हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से आप लोगों के लिए दो वीडियोस आएंगी, पेपर 1 की 2 PM और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की 5 PM। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पेपर 1 का मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों ही माध्यम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है नेट प्रोटोकॉल, नेट एथिक्स, नेट मोरालिटी, नेटिकेट। तो आप लोग एक पेज लेके रखिए, उसमें आप अपने नंबर नोट करिएगा, आपके कितने नंबर आते हैं 10 में से। लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, तो उसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिकेट। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। नेटिकेट क्या होता है? इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों के समूह को नेटिकेट कहते हैं। यानी कि आपको कैसा व्यवहार करना है, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, तो ये सभी नेटिकेट के अंतर्गत आते हैं। An informal set of rules or polite behavior that is expected to be followed while using the internet, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटिकेट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। ऑप्शन बी है तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। ऑप्शन सी है द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी है समीक्षात्मक चिंतन पर, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन ई है तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। यहाँ पर कर नहीं है, क्रम है, सही क्रम में लगाने की निपुणता। मास्टरी ऑफ कंसेप्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट। ऑप्शन एफ है इस विशेषता की दूसरी विशेषता से पृथक्करण। एक विशेषता की दूसरे विशेषता से पृथक्करण, सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। तो आपको कूट में से सही आंसर को चूज करना है। आपके ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तो आप लोगों को इसमें से चूज करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो स्मृति स्तर के शिक्षण पर हम लोग बल देते हैं, जिस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, और तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, और इसके मेन प्रोपोनेंट या प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इसके मेन प्रोपोनेंट है मॉरिसन। चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, और इसके मेन प्रोपोनेंट है हंट। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि इनके कौन कौन से प्रतिपादक हैं, इनके नाम क्या है, क्योंकि कई बार आपको मैचिंग के लिए आता है कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, बोध स्तर के प्रतिपादक कौन है, चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है। तो आपको ये याद रखना है। बात करें स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल की, तो ये सबसे पहला स्टेज होता है टीचिंग का। इसमें बच्चों को केवल रोट लर्निंग यानी बस याद करने पर बल दिया जाता है, वो केवल इसमें याद करते हैं। ये प्राइमरी लेवल की टीचिंग हम लोग इसे कह सकते हैं, जिसमें बच्चा केवल याद करता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगता है, किसी भी
अगर हम किसी भी कंसेप्ट को उसको बता रहे हैं तो वो उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इसे हम सेकेंडरी लेवल पे ले सकते हैं। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। तो इस स्तर में क्या होता है, इसमें हम सीनियर सेकेंडरी को ले सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं जो किसी भी कंसेप्ट पे या किसी भी विषय पर बहुत गहन चिंतन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल है टीचिंग्स के और इनके मेन प्रोपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? Which of the following research type focuses on ameliorating the prevailing situation? ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधान यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, बी है अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी है एक्शन रिसर्च और ऑप्शन डी है प्रायोगिक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग चूज करिए। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको कमेंट करना है क्वेश्चन फॉर यू का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च। शोध प्रकार कौन सा है? एक्शन रिसर्च, जो परिस्थितियों के सुधार पर केंद्रित है, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उनको सुधारने पर केंद्रित है एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कितने जैविक हॉटस्पॉट स्थित हैं? हाउ मैनी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड इन इंडिया? आपकी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। भारत में कुल 4 जैविक हॉटस्पॉट हैं। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर? आपको बताना है कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपके ऑप्शन है 1980, 1948, 1950, 1956, 1980, 1948, 1950, 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपके ऑप्शन है 29 दिसंबर, 5 जून, 22 मई और 22 अक्टूबर। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष 2020 की आपकी क्या थीम रही थी, आपको ये याद रखना है। थीम थी इस बार 2020 की आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आपको ये थीम याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संचार के विचार पैदा करने वाले घटक को क्या कहा जाता है? आइडियाज जनरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है स्रोत यानी कि सोर्स, चैनल, प्राप्तकर्ता, संदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्रोत यानी कि सोर्स। संचार के विचार को पैदा करने वाले घटक को स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के अधिगम में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है? वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एप्टीट्यूड, स्किल्स, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप। योग्यता, कौशल, नजरिया, संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के अधिगम में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है? तो ये होता है कौशल को सीखने में वर्बल गाइडेंस जो है वो सबसे कम प्रभावी होता है, क्योंकि
अगर हम स्किल सीखना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज डेटा विश्लेषण और व्याख्या, पैरामीटर अनुमान, सांख्यिकीय निष्कर्ष, उपरोक्त सभी, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस यानी कि सांख्यिकीय निष्कर्ष। लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका जवाब पहले दीजिए और लास्ट में कमेंट भी करिए कि आपके कितने नंबर आए 10 में से। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सीरीज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। तो वैसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50। 50 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए CD रोम स्टैंड्स फॉर। CD रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपका ऑप्शन है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी ओवर, ऑप्शन सी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपको राइट आंसर बताना है कमेंट में। इसी के साथ आपको बताना है आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब आपके लिए 2 वीडियो आएंगी, आपको याद रखना है 2 PM एंड 5 PM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।